वेरी गुड इवनिंग। वेलकम स्टूडेंट्स ऑन ये पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट का। आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन या समन्वय। समन्वय का क्या अर्थ है, समन्वय के प्रकार क्या हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेशन और समन्वय की लिमिटेशंस और हिंड्रेंसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो संगठन का एक अनिवार्य अंग है, अनिवार्य स्रोत है, जिसके माध्यम से संगठन को सही दिशा और गति प्राप्त होती है। संगठन के सिद्धांतों में समन्वय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हर कार्य की एक आधारशिला के रूप में हम समन्वय को देखते हैं। समन्वय के बिना संगठन में बहुत सारी बुराइयां आ सकती हैं। समन्वय के कारण संगठन अपनी दिशा विहीन हो सकता है। एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय को हम तालमेल भी कह सकते हैं। जैसे जैसे संगठन जटिल होते जा रहे हैं, कार्य बढ़ते जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बिठाना एक बड़ी प्रशासनिक समस्या बन गया है। विशेषीकरण के कारण संगठनात्मक उलझनें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। सरकारी रूप में लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, उससे नए नए विभागों का कार्यों का विस्तार हुआ है। सरकारी एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में संगठन के विस्तार तथा कार्यों में तकनीकी जटिलता ने विभिन्न इकाइयों और व्यक्तियों के मध्य बहुत सारी समस्याएं पैदा कर दी है। तो समन्वय या तालमेल प्रशासन का अनिवार्य अंग है। मूने ने कहा, समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है, और इसमें वे सभी सिद्धांत शामिल हैं जो इसके अधीन हैं और जो इसके कार्य करते हैं। लेकिन समन्वय महज एक जरिया है, ना कि लक्ष्य। यह एक अलग गतिविधि नहीं है, बल्कि एक नियति है जो प्रशासन के सभी चरणों में व्याप्त होनी चाहिए। तालमेल या समन्वय के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही पहलू हैं। सकारात्मक रूप में अगर हम इसका अर्थ देखें तो समन्वय का अर्थ संगठन में ऐसी व्यवस्था बनाना है, ऐसी व्यक्तियों और इकाइयों के बीच में सहयोग और टीम वर्क की भावना पैदा करना है। संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो, इसका प्रयास करना है, और सारे लोग, सारे कार्मिक सामूहिकता की भावना से मिलजुल कर कार्य करें और संगठन के सभी पक्षों में सहयोग बना रहे। लेकिन नकारात्मक रूप में हम देखें तो समन्वय का अर्थ संगठन में व्याप्त संघर्ष, झगड़ों और एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाली प्रवृत्तियों और प्रक्रियाओं को दूर करना है। समन्वय की परिभाषा में न्यूमैन ने कहा कि तालमेल काम को पूरा करने की उचित मात्रा, समय और निर्देशन को देने के लिए किए गए प्रयासों क्रमबद्ध रूप से समकालीन बनाना है, जिसका परिणाम कुछ उद्देश्यों के लिए सामंजस्यपूर्ण और एक रूप कार्यों में सामने आना चाहिए। टेरी की बात करें हम तो टेरी ने कहा कि समन्वय निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला कार्य है। समन्वय अंगों का एक दूसरे के साथ व्यवस्थापन और अंगों के कार्य और गतिमानता का समय में व्यवस्थापन है, जिससे प्रत्येक अंग संपूर्ण नतीजे में अपना सर्वाधिक योगदान दे सके। एल डी वाइट ने कहा, समन्वय वह प्रक्रिया है जो विभिन्न अंगों, विभिन्न भागों, विभिन्न संगठकों को शक्तियों और प्रभाव की एक संरचना पर केंद्रित करना है, यानी कि परस्पर समायोजन एवं उसकी गतिविधियों और क्रियाओं का भी
समय पर समायोजन है जिससे प्रत्येक भाग पूर्ण उत्पादन के लिए अपना अधिकतम योगदान कर सके। तो ये हमने कुछ मुख्य परिभाषाओं की बात की। इन परिभाषाओं से ये साफ है कि समन्वय या तालमेल आपसी सहयोग से कहीं अधिक बड़ा काम है। टेरी के अनुसार तालमेल प्रयासों में मेल बिठाना है, जबकि आपसी सहयोग एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के समान एक समान लक्ष्य की ओर उठाया जाने वाला कदम है। समन्वय की प्रक्रिया एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह व्यक्तिगत क्रिया नहीं होकर के एक सामूहिक क्रिया है। सब लोग मिलकर के कार्य करते हैं। संगठन के जो सबसे ऊपर का अधिकारी होता है उसका यह दायित्व है कि वह विभिन्न इकाइयों, व्यक्तियों और कार्यों के बीच में आपस में तालमेल बिठाए, समन्वय बिठाए। एक सामूहिक प्रक्रिया है। एक व्यक्ति के व्यक्तिगत क्रिया नहीं होकर के यह एक सामूहिक प्रक्रिया है और यह संगठन के आंतरिक और बाहरी दोनों ही वातावरणों से जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि आंतरिक रूप में ही समन्वय आवश्यक है, समन्वय बाहरी रूप में भी एक अनिवार्य प्रक्रिया की दिखाई देती है। क्यों समन्वय आवश्यक है? आपसी टकराव को, संघर्ष को समाप्त करने के लिए समन्वय आवश्यक है। समन्वय खतरनाक प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए समन्वय आवश्यक है। हम कहते हैं कि संगठन में आपस में लोगों के बीच में टकराव और दोहराव नहीं हो। खर्च को कम बनाए रखने के लिए सुनिश्चित किया जाता है। खतरनाक प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने के लिए जब 2 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं तो आपस में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा होती रहती है, तो बीच में तालमेल बिठाए रखना आवश्यक है। साम्राज्य निर्माण की प्रकृति से बचना यानी अपनी गतिविधियों को ज़्यादा ताकत हासिल करने के लिए विस्तृत करने की प्रवृत्ति से बचना समन्वय के माध्यम से होता है। विशेषज्ञों की जो संकीर्ण मानसिकता है उसको ठीक करने के लिए समन्वय किया जाता है। संगठन की इकाइयों की बढ़ती संख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए संस्थागत साधन या अंतर विभागीय बैठक, सम्मेलन, कमेटी, स्टाफ इकाइयां, समन्वय अधिकारियों इत्यादि जैसे सांगठनिक साधन इसके माध्यम से अपनाए जाते हैं। आवेदन, नियमावली और नियमों जैसी प्रक्रियाओं और पद्धतियों का मानकीकरण किया जाता है। केंद्रीकृत गृह कार्य एजेंसियां जैसे आपूर्ति के निर्देशक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग आदि समन्वय का कार्य करते हैं। समन्वय मौखिक एवं लिखित संचार के माध्यम से भी होता है। कर्मचारियों के बीच संस्थागत भावना का प्रसार किया जाता है। वित्त मंत्रालय आदि के साथ परामर्श, संदर्भ और भुगतान किया जाता है। संगठन की उच्च क्रम की स्केलीय श्रृंखला तालमेल की सार्वभौमिक प्रक्रिया का गठन करती है। समन्वय के बारे में अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो हम देखेंगे कि समन्वय जो 3 तरह का होता है, आंतरिक और बाह्य समन्वय। आंतरिक समन्वय का नाता एक संगठन में कार्य कर रहे व्यक्तियों के साथ तालमेल बिठाने से है। इसे कार्यात्मक समन्वय भी कहा जाता है। बाह्य समन्वय का तात्पर्य विभिन्न संगठन की इकाइयों की गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाना है, जिसे संरचनात्मक समन्वय के रूप में भी जाना जाता है। ऊर्ध्वाकार और क्षैतिज समन्वय। ऊर्ध्वाकार से तात्पर्य है एक खंड का दूसरे खंड, एक शाखा और दूसरी शाखा, एक प्रभाग और दूसरे प्रभाग या एक विभाग और दूसरे विभाग की गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाना। क्षैतिज समन्वय का तात्पर्य एक अफसर और उसके कर्मचारियों, एक शाखा और एक प्रभाग और एक विभाग के बीच तालमेल बिठाने से है।
यानी कि ऊपर से नीचे और एक समान स्तर पर। तीसरी जो हम बात करते हैं समन्वय के संदर्भ में, वो है समन्वय का क्या महत्व है। नहीं, बीच में छूट गया, प्रक्रियात्मक और मौलिक। यह हर्बर्ट साइमन ने प्रतिपादित किया। प्रक्रियात्मक समन्वय का अर्थ है स्वयं संगठन की रचना से मिलती है, जो अपने सदस्यों के बीच औपचारिक संबंधों के तरीके को निर्धारित करता है। और मौलिक तालमेल का सरोकार संगठन की गतिविधियों से जुड़ा होता है। मौलिक है वो कि ऐसी नीतियां बनाई जाएं जो आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। संगठन के महत्व पर हमने चर्चा कर ली थी। समन्वय के सैद्धांतिक योगदान की हम बात करें तो लूथर गुलिक ने बहुत सारे अपने विचार रखे, एमपी फॉलेट ने भी अपने विचार रखे, थॉमसन ने भी अपनी बात कही, क्लीवलैंड और मैकफार्लैंड ने भी अपनी बात कही। हम एक और चीज़ पे बात करते हैं कि समन्वय किन माध्यमों से किया जाता है, समन्वय कैसे बिठाया जाए, समन्वय की तकनीकी क्या है। तो हम जो बात करेंगे वो थोड़ा सा हमारे इसमें नहीं जुड़ी हुई है। मैं आपसे अलग से बात करना चाहूँगी कि ये जो है विभिन्न सुझावों में भी आ गए हैं कि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन बिठाने की जो बात आती है वो है नियोजन। पोस्ट कॉर्प की थ्योरी हमने पढ़ी। नियोजन यानी नियोजन का अर्थ है कि भविष्य की गतिविधियों की एक रूपरेखा तैयार कर ली जाए, जिससे कार्य के विभिन्न पक्षों को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन में लगाया जा सके। तो नियोजन का उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा के अंदर कुछ हम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर सोच समझ के नियोजन किया जाएगा तो भविष्य में उठने वाली बहुत सारी समस्याओं का हम पूर्वानुमान समय रहते लगा सकते हैं। यदि किसी स्थान पर चिकित्सालय का निर्माण करना है तो यह एक निश्चित योजना बनाई जाएगी। कहाँ भूमि ली जाए, कैसे भवन निर्माण किया जाए, कौन कौन से उपकरण रखे जाएंगे, कौन कौन सी मशीनों का आयात कहाँ से किया जाएगा, दक्ष कार्मिकों की नियुक्ति सहित बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर पहले से ही योजना बनाई जाएगी। दूसरी उदाहरण लेंगे हम संगठन के तरीके। संगठन क्या है? संगठन अपने आप में एक समन्वय है, क्योंकि प्रत्येक संगठन में पद सोपान की एक व्यवस्थित श्रृंखला होती है। और ये पद सोपान क्या करता है? कंट्रोल करना, डायरेक्शन करना, लीडरशिप, समन्वय की प्रक्रिया इसी से निर्धारित हो जाती है। भारत में हमने समन्वय स्थापित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये समन्वय का ही माध्यम है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें, प्रधानमंत्री कार्यालय, विभागीय आयोग, बोर्ड, स्वायत्तशासी संगठन, ऐसे ही राज्यों में बहुत सारे संगठन हैं। तो ये क्या करते हैं? ये समन्वय बिठाने का कार्य करते हैं। एक और चीज़, सम्मेलन और संगोष्ठियाँ, ये क्यों की जाती हैं? कोऑर्डिनेशन के लिए की जाती हैं। सामूहिक बैठक की जाती है विभिन्न विभागों में, पर्यवेक्षण किया जाता है। ये एक दैनिक प्रक्रिया है समन्वय करने के लिए। संगठन की पद सोपानात्मक स्थिति में प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण की व्यवस्था होती है। पर्यवेक्षक का कार्य केवल अवलोकन करना नहीं होता, बल्कि अपने नीचे के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को सुनना है और उसमें जो उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास सुझाना है। पर्यवेक्षक केवल एक कुछ अधिकारी नहीं होता है, बल्कि वे अधीनस्थों का मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक तीनों ही रूप में देखेंगे। कुछ एक और तरीका होता है हम मानकीकरण निर्धारित करना, क्रियाविधियों का मानकीकरण का एक फॉर्मेट बना देना। किसी भी संगठन में जो बहुत सारी क्रियाएं अपनाई जा रही हैं उनको व्यवहारिक ढंग से मानकीकरण कर दिया जाए तो दिन प्रतिदिन की बहुत सारी समस्याएं मुक्त हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कार्य करने के लिए एक फॉर्म बना दिया जाता है, उसमें आपको टिक करना है, ये काम किया, यस, नो, क्या क्या किए, है ना, सारी चीज़ें लिखना। नियंत्रण और निर्देशन के माध्यम से भी समन्वय किया जाता है। एक उच्च अधिकारी के द्वारा किया जाता है समन्वय। नेतृत्व के द्वारा समन्वय होता है।
निर्णय प्रक्रिया से भी आपसी विवाद को दूर किया जाता है। बजट वित्त विभाग भी समन्वय बैठाता है। अनौपचारिक संगठनों के द्वारा कई बार आपसी बातचीत करके भी समन्वय स्थापित होता है। चाय पार्टी समारोह जो आयोजित की जाती हैं उनके माध्यम से भी दबाव बना करके समन्वय किया जाता है। किसी व्यवस्था, किसी समस्या, किसी मुद्दे पर अधीनस्थों के सुझाव आमंत्रित करके भी कई बार सरलता से कुछ कार्य ठीक कराए जा सकते हैं। कई बार किसी बैठक या सभा में उच्च अधिकारी की भावुकता से भरी अपील भी प्रभाव डालती है। तो ये बहुत सारे तरीके हो गए, लेकिन कई बार समन्वय में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। लूथर गुलिक ने ये कहा और उसमें कुछ बिंदु बताए। व्यक्तियों या और समूह के भावी व्यवहार की अनिश्चितता। आज हमने किसी के सामने कुछ कहा, बाहर जाते हमने अपनी बात बदल दी। नेताओं के बीच ज्ञान, अनुभव, विवेक और चरित्र की कमी और उनके भ्रमित और परस्पर विरोधी विचार और उद्देश्य। प्रशासनिक कौशल और तकनीकी की कमी। मनुष्यों और जीवन के बारे में मानवीय ज्ञान की अपूर्णता। नए विचारों और कार्यक्रमों को विचारित करने की, अपनाने के लिए जो पद्धतियां हैं उसमें कमी। लोक प्रशासन के आकार और जटिलता में भी भारी वृद्धि होती जा रही है, तो समन्वय मुश्किल हो जाता है। व्यक्तित्व और राजनीतिक कारक सेक्लर हडसन ने भी बताए। लोक प्रशासन के संबंध में विवेकवान और ज्ञानी नेताओं की निरंतर कमी होती जा रही है। लोक प्रशासन का अंतर्राष्ट्रीय आयामों में त्वरित विस्तार होने के कारण भी समन्वय में बाधा आती जा रही है। तो ये बच्चों, आज हमने जो टॉपिक लिया था वो समन्वय के बारे में आप सबके साथ में शेयर किया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।